बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 3 में, जो कि है संख्याओं का खेल, प्लेइंग विद नंबर्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम पेज नंबर 55, 56, 57 और 58 को देखेंगे। दिए गए तथ्यों को समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। बच्चों, हम संख्याओं का प्रयोग जो है विभिन्न संदर्भों और विभिन्न तरीक़ों से अपने जीवन को व्यवस्थित करने में करते हैं। हमने संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया तथा उन संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, इन सब का उपयोग करते हुए दैनिक जीवन की संख्याओं से संबंधित समस्याओं को हल करने में किया। इस अध्याय में हम आगे की यात्रा संख्याओं के संग खेलने, अपने आसपास संख्याओं को देखने, पैटर्नों पर ध्यान देने और नए तरीके से संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाओं का उपयोग करते हुए जारी रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे यहाँ पे गणित चर्चा में पूछा जा रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों के विषय में सोचिए जहाँ हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। 5 विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनाइए। लिस्ट आपको बनाना है जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची को देखिए, उसे साझा कीजिए, मतलब शेयर कीजिए तथा उस पर चर्चा कीजिए, यानी डिस्कशन कीजिए आप लोग। बच्चों, यहाँ पे मैंने आपकी सहायता के लिए ऐसी कुछ परिस्थितियाँ लिखी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम संख्याओं के उपयोग से करते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। 5 विभिन्न परिस्थितियाँ जहाँ हम संख्याओं का उपयोग करते हैं इस प्रकार हैं। पहला, संख्याओं का प्रयोग कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या जानने के लिए किया जाता है। आपके क्लास में कुल कितने विद्यार्थी आज प्रेजेंट हैं या कुल कितने विद्यार्थी हैं आपके कक्षा में, उसको गिनने के लिए हम संख्याओं का ही उपयोग करेंगे। दूसरा, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट के मैच में संख्याओं का प्रयोग जो है स्कोर लिखने में किया जाता है। कितने रन हुए, कितने ओवर हुए, कौन से बल्लेबाज ने जो है कितने रन बनाए, ये सब जो है जो स्कोर है वो हम संख्याओं की मदद से ही लिख पाते हैं, नोट कर पाते हैं। और तीसरी परिस्थिति ये है कि घड़ी में संख्याओं की सहायता से ही समय का पता चलता है। कितना बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, ये क्या है, संख्याओं की मदद से ही हम समय का ज्ञान कर पाते हैं। और चौथे नंबर पे है, किसी शॉपिंग मॉल या दुकान में वस्तुओं का मूल्य संख्याओं को लिखकर ही बताया जाता है। जो चीज़ों के दाम होते हैं, MRP लिखे होते हैं, वो क्या होता है, संख्याओं में ही होता है। और 5वें नंबर पे, संख्याओं की सहायता से ही कैलेंडर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, तो आप अपने मन से भी कुछ परिस्थितियों को लिख सकते हैं। और बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 3.1 में, संख्याएं हमें कुछ बता सकती हैं। तो संख्याएं हमें क्या बताती हैं? उद्यान या फिर जिसे हम पार्क कहते हैं में कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति कहते हैं लाइन को। यहाँ पे कुछ बच्चे एक लाइन में खड़े हैं। प्रत्येक बच्चा एक संख्या बोलता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है कोई ना कोई संख्या यहाँ पे बोल रहा है। इस लाइन में खड़े सभी बच्चे कोई ना कोई संख्याएं बोल रहे हैं। आपके विचार से इन संख्याओं का क्या अर्थ होगा? बच्चों, जब आप ध्यान से इस पिक्चर को देखें अपनी पाठ्य पुस्तक के, तो आप देखेंगे कि ये जो बच्चा है, इसके बगल की जो बच्ची है हाइट में उससे कम है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है इससे कम है। इसलिए ये बोलता है कि मेरे आसपास कोई भी हमसे ऊंचा बच्चा नहीं है, तो ये बोलता है 0। और वहीं ये जो बच्ची है ये क्या कहती है, कौन सी संख्या बोलती है? 1। क्यों कहती है? क्योंकि इसके अगल बगल ये तो छोटा है उससे, लेकिन इसके इस साइड वाला बच्चा जो है इससे लंबा है, ऊंचा है, इसलिए ये कहती है कि मेरे बगल में एक बच्चा जो है मुझसे ऊंचा है या उसकी हाइट मुझसे ज़्यादा है। ये जो बच्चा है ये कहता है कि मेरे अगल बगल 2 ऐसे लोग हैं जिनकी ऊंचाई मुझसे ज़्यादा है। देखिए, इसके इस तरफ का भी बच्चा इससे लंबा है
और इसके साइड में जो ये साइड में जो बच्ची खड़ी है ये भी इससे लंबी है, इसलिए ये कहता है इधर एक, तो हमारे पास 2 हो गया। हमारे आसपास जो है 2 लोग हैं जो हमसे लंबे हैं। वहीं ये बच्चा बोलता है 0, क्यों? क्योंकि इसके बगल में ये जो बच्चा खड़ा है उससे कम ऊंचाई का है और इधर जो बच्ची खड़ी है ये भी कम ऊंचाई की है, तो इसके आसपास कोई भी इससे लंबा बच्चा नहीं है, इससे ऊंचा बच्चा नहीं है, तो ये 0 कहता है। वहीं आप इन्हें देखें, ये 1 कहती है क्योंकि इसके बगल का ये जो बच्चा है वो उससे लंबा है और वहीं ये वाला जो बच्चा है उससे कम ऊंचा है, तो इसके अगल बगल अगर देखा जाए तो एक ही बच्चा इससे ज़्यादा ऊंचा है। वहीं इस बच्चे की बात करें तो इसके भी बगल में ये है जो उससे ऊंची है, उससे लंबी है, जबकि ये उससे कम लंबी है, तो ये भी 1 ही बोल पाएगा क्योंकि इसके बगल में सिर्फ 1 ही ऐसा बच्चा है जो इससे लंबा है। ये संख्या 2 कहती है क्योंकि इसके अगल बगल के दोनों लोग जो हैं, दोनों बच्चे जो हैं इससे लंबे हैं। और ये 0 कहती है क्योंकि इसके बगल की जो बच्ची है वो क्या है, इससे कम ऊंची है, इससे हाइट में कम है, तो इसके अगल बगल कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इससे ज़्यादा लंबा है। समझ में आया आपको? तो बच्चों आप इसके उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं, इन संख्याओं का मतलब यह है कि उस बच्चे के आसपास कितने लंबे बच्चे हैं जो उससे अधिक लंबे हैं। आगे जाने पे बच्चे अब अपने आप को पुनः व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि अपना स्थान जो है इधर उधर कर लेते हैं, पंक्ति में अपने स्थानों को जो है पुनः व्यवस्थित कर लेते हैं तथा प्रत्येक बच्चा अपनी अवस्था के आधार पर पुनः एक संख्या बोलता है। अब चूँकि इनकी स्थितियाँ बदल गई हैं तो जो इनके आसपास जो खड़े बच्चे हैं उनकी लंबाइयाँ भी बदल गई हैं, तो फिर से ये जो संख्या बोलेंगे वो पहली वाली संख्या से अलग होगा क्योंकि अब स्थितियाँ अलग हो चुकी हैं। क्या आप समझ पाएँ कि ये संख्याएं क्या दर्शाती हैं? यहाँ पे संकेत भी दिया गया है, आपको इशारा दिया जा रहा है। क्या उनकी ऊंचाइयों का कोई योगदान है? तो बिल्कुल हमने जाना ही था, पिछले चित्र में देखा था कि बिल्कुल जो है ऊंचाइयों का ही योगदान है। यहाँ पे देखिए आपको आंसर बताया जा रहा है। एक बच्चा 1 तब कहता है जब उसके बगल में उससे लंबा केवल 1 ही बच्चा खड़ा है। एक बच्चा 2 तब कहता है जब उसके बगल में खड़े दोनों बच्चे उससे लंबे हैं। एक बच्चा 0 तब कहता है जब उसके बगल में खड़े बच्चों में से कोई भी उससे लंबा नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपने आसपास उससे लंबे पड़ोसियों की संख्या बताता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लड़का जो है 1 बोल रहा है क्योंकि इसके बगल का जो बच्चा है वो उससे लंबा है, तो इसके बगल में एक व्यक्ति जो है इससे लंबा है, अतः यह 1 बोल रहा है। ये बच्चा जो है 0 कह रहा है क्योंकि इसके अगल बगल के दोनों ही बच्चे उससे कम हाइट के हैं, उससे कम ऊंचाई के हैं। ये बच्ची 2 कहती है क्योंकि इसके अगल बगल में खड़े दोनों जो लोग हैं वो दोनों इससे हाइट में लंबे हैं। और इसी प्रकार ये 0 कहती है क्योंकि इसके बगल में जो दोनों ही बच्चे हैं दोनों इसके हाइट से कम हैं। ये 1 कहता है क्योंकि इसके बगल में एक ही व्यक्ति है जो इससे लंबा है, इस तरफ जो है इससे कम ऊंचाई की बच्ची है। ये बच्ची जो है 2 कहती है क्योंकि इसके अगल बगल दोनों तरफ इससे ज़्यादा हाइट के बच्चे हैं। इसी प्रकार ये 1 कहता है क्योंकि इसके बगल में एक ही ऐसी बच्ची है जो इससे ज़्यादा लंबाई की है। और इसी प्रकार ये 0 कहेगी क्योंकि इसके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसकी हाइट से ज़्यादा है। और आगे पेज नंबर 56 में ही गणित चर्चा में आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने तर्क को साझा कीजिए। मतलब आप इसके बारे में क्या आपकी राय है वो आप बताएं, शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, क्या बच्चे अपने आप को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं? फिर से अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि अंत में खड़े बच्चे 2 कह सकें? तो बच्चों इसके उत्तर में हम कहेंगे नहीं, क्योंकि पंक्ति के अंत में खड़े बच्चे का सिर्फ एक पड़ोसी हो सकता है, एक ही तरफ हो सकता है। दूसरी तरफ तो वो अंत में खुद ही खड़ा है, तो उसके दूसरे साइड में कोई बच्चा होगा ही नहीं।
इसलिए वह अधिकतम 1 बोल सकता है। दूसरा प्रश्न है, क्या 2 साथ खड़े बच्चे समान संख्या कह सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। एक दूसरे के बगल में खड़े 2 बच्चे एक ही संख्या बोल सकते हैं यदि उन्हें उनकी ऊंचाई के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए इस प्रकार से कि इससे बड़ा ये हो, इससे बड़ा ये हो और फिर इससे बड़ा ये हो। तो ये जो है दोनों बच्चा कह सकता है एक ही संख्या, या फिर ये दोनों बच्चा भी एक ही संख्या कह सकता है ना, क्योंकि इसके बगल में एक उससे लंबा है, फिर इसके भी बगल में एक ही उससे लंबा है और इसके बगल में भी इससे एक ही लंबा बच्चा है। ये 0 इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके अगल बगल कोई इससे लंबा बच्चा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ कहा गया था कि 2 खड़े बच्चे, एक साथ खड़े 2 बच्चे समान संख्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक समूह में भिन्न ऊंचाइयों वाले 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं और पांचों की हाइट अलग अलग है। क्या वे इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि उनमें से 4 1 कहे तथा आखिरी 0 कहे? क्यों या क्यों नहीं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। यह तभी संभव है जब पांचों बच्चों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए इस प्रकार से। सबसे छोटे को यहाँ पर रखा जाए, उसके बगल में उससे जो लंबा है, फिर उसके बगल में उससे ज़्यादा जो लंबा है, और उसके बगल में उससे जो ज़्यादा लंबा है, और फिर उससे भी जो ज़्यादा लंबा है, जो सबसे लंबा उसके सबसे लास्ट में रखा जाए। तो लास्ट वाला के बगल में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसकी हाइट से ज़्यादा होगा, तो ये 0 कहेगा। और बाकी ये सारे बच्चे जो है, चूँकि इनके बगल में एक एक बच्चा जो है लंबा है, तो ये लोग एक एक कह सकेंगे। 5वां प्रश्न है, क्या 5 बच्चों के इस समूह में पांचों जो है 1 1 1 1 1 का अनुक्रम संभव है? सब लोग ऐसा कह सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि आखिरी बच्चे का कोई लंबा पड़ोसी नहीं है और इसलिए वह कभी 1 नहीं कह सकता, क्योंकि इसके बगल में तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जो इससे अधिक लंबा हो। यहाँ पे तो आरोही क्रम में रख रहे हैं, तो इससे लंबा ये है, इससे लंबा ये है, इससे लंबा ये है, लेकिन इससे लंबा ये है और इससे लंबा तो कोई और यहाँ पे बगल में है ही नहीं, तो ये भी 1 कैसे कह पाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, क्या अनुक्रम 0 1 2 1 0 संभव है? क्यों या क्यों नहीं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हाँ, यह संभव है यदि सबसे छोटा बच्चा बीच में हो और इससे दोनों तरफ बढ़ने पर उसकी ऊंचाई सम्मित रूप से बढ़ती जाए। मतलब मान लिया जाए कि ये बच्चा जो है सबसे छोटा है, ठीक है, और इसके बगल में जो है इससे लंबा एक बच्चा इस साइड हो, दाएं साइड में हो, बाएं साइड में भी इससे लंबा एक बच्चा हो, और फिर इस बच्चे के दाएं साइड भी एक इससे लंबा बच्चा हो और इस बच्चे के भी बाएं साइड में एक इससे लंबा बच्चा हो। अगर इस तरह से व्यवस्थित किया जाए तो ये जो अनुक्रम होगा 0 1 2 1 0 संभव है, क्योंकि ये सबसे छोटा है तो इसके अगल बगल दोनों जो है इससे लंबे हैं, तो ये 2 कह रहा है। इसके बगल में एक इससे लंबा है तो ये 1 कह रहा है। इसी तरह से इसके बगल में ये इससे लंबा है तो ये 1 कह रहा है, और ये जो है इसके बगल में इससे लंबा कोई नहीं है तो 0 कह रहा है। इसी प्रकार ये भी 0 कह रहा है, क्योंकि इसके भी अगल बगल कोई इससे लंबा व्यक्ति नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, आप 5 बच्चों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे 2 कह सकें? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, हाँ, यह संभव है यदि लंबे और छोटे बच्चे बारी बारी से इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएं। देखिए, बीच में एक ऐसा बच्चा खड़ा है जिसके अगल बगल उससे कम हाइट के बच्चे हैं, तो ये क्या कहेगा? 0 कहेगा। और ये जो बच्चा है इसके दोनों तरफ, इधर वाला भी इससे ज़्यादा लंबा है और इधर वाला भी इससे ज़्यादा लंबा है, तो ये 2 कहेगा। इसी प्रकार ये बच्चा भी, इसके इस बगल में जो बच्चा है वो भी इससे हाइट में ज़्यादा है और इधर का भी इससे हाइट में ज़्यादा है, और दोनों साइड अंत में जो बच्चे खड़े हैं उससे पहले का बच्चा उससे कम हाइट का है, तो ये दोनों 0 0 कहेंगे। और बच्चों, अब हम पेज नंबर 57 में आ चुके हैं और यहाँ पे 3.2 में हमें पढ़ना है महाकोष्ठ के बारे में,
जिसे अंग्रेज़ी में सुपर सेल्स कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 सारणी दिए गए हैं यहाँ पे, और कहा जा रहा है कि नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए। आप इन्हें ध्यान से देखिए। कुछ संख्याओं को रंगीन क्यों किया गया है, चर्चा कीजिए। तो पहले आप इसे ध्यान से देखें, और देखने के बाद आप पाएंगे कि यदि कोष्ठ यानी कि सेल में संख्या संलग्न यानी अगल बगल कोष्ठों की संख्या से बड़ी है तो उसे रंगीन किया गया है। जैसे आप पहली सारणी में आप देख सकते हैं, सबसे अंत में है यहाँ पे 43, इसके बगल में जो संख्या है 79, वो क्या है, इससे बड़ी है। और साथ ही साथ 79 अपने दूसरे साइड की संख्या 75 से भी क्या है, बड़ी है। तो ये महाकोष्ठ हो जाएगा। आगे जाने पे आप देख सकते हैं 29 एक ऐसी संख्या है जिसके अगल बगल की जो दोनों संख्याएं हैं, जिसको संलग्न कोष्ठ कह सकते हैं। इसके अगल बगल के जो कोष्ठ हैं, इन दोनों ही कोष्ठों में 29 से छोटी संख्या है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 10 है। तो ये इन अपने संलग्न कोष्ठों में से बड़ी संख्या है, इसलिए इसको कलर किया गया है। और ये जो है अंतिम वाला जो कोष्ठक होता है, चूँकि इसके राइट साइड में तो कोई और कोष्ठ है नहीं, तो इसके बाएं साइड वाली संख्या से अगर ये बड़ी होगी तो इसे भी रंगीन किया जाएगा। या फिर जो अंत में संख्या है, जो दोनों अंत पे होगा, उससे पहले की संख्या या उसके बाद की संख्या जो है उससे छोटी होनी चाहिए, तभी जाके इसको हम कलर कर पाएंगे। जैसे 34 को कलर किया गया क्योंकि इससे पहले की संख्या 28 उससे छोटी है। 43 को इसलिए कलर नहीं किया गया क्योंकि इसके बाद की जो संख्या है 79 वो उससे बड़ी है, छोटी नहीं है। इस वाले तालिका में आप देखें, यहाँ पे 626 को इसलिए रंगा गया है क्योंकि 626 से पहले जो है 577 है और इसके बाद है 345। दोनों तरफ जो संलग्न कोष्ठ है इसका, दोनों में जो संख्याएं हैं वो इस संख्या से 626 से छोटी है। इसी प्रकार 790 में भी आप देखें, 790 के संलग्न कोष्ठ एक हो गया 345 और दूसरा हो गया 694, और दोनों ही 790 से क्या हैं, छोटी हैं। और यहाँ पे जो अंतिम कोष्ठ है 198, इससे पहले वाली जो कोष्ठ है वो 109 है, तो ये भी क्या है, 109 198 से छोटी है, इसलिए 198 को कलर किया गया है। और आगे है, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहली संख्या को लेते हैं 6828, इसके बगल की संख्या जो है 670 है और ये 670 से बड़ी भी है 6828, तो ये क्या होगा, महाकोष्ठ होगा। 670 महाकोष्ठ तो होगा नहीं क्योंकि इसके दोनों ही साइड इससे बड़ी संख्याएं हैं। अब आते हैं 9435 पे। तो 9435 के संलग्न जो दोनों कोष्ठ हैं, चाहे वो 670 को लें या 3780 को लें, दोनों इससे छोटे हैं, तो 9435 भी क्या होगा, महाकोष्ठ होगा, सुपर सेल्स होगा। 3780 पे ध्यान देते हैं। 3780 के एक साइड में है 3708 जो इससे छोटी है, और इसके बाएं साइड में है 9435 जो इससे बड़ी है, तो ये महाकोष्ठ नहीं हो सकता। 3708 के एक तरफ जो है बड़ी संख्या है उससे 3780, तो दूसरी तरफ भी उससे बड़ी संख्या है 7308, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। आगे आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी सुपर सेल नहीं है, 52 भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले की जो संख्या इससे बड़ी है। यहाँ पे सुपर सेल एक हमें दिख रहा है 8000, क्यों, क्योंकि 8000 के दोनों साइड, दाएं बाएं दोनों साइड जो संलग्न कोष्ठ है, दोनों ही में जो संख्याएं दी गई हैं वो 8000 से क्या है, छोटी है। 7308 यहाँ पे है 5583, और इन दोनों से 8000 क्या है, बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, महाकोष्ठ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो महाकोष्ठ होगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ ही महाकोष्ठ हो। देखिए यहाँ पे दिया गया है 5346 और उसके बगल वाला जो कोष्ठ है वो क्या है, महाकोष्ठ है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी होगी जो क्या हो,
5346 से बड़ा हो। और साथ ही साथ यहाँ पे जो संख्या हम लिखने वाले हैं इससे भी वो बड़ा होना चाहिए। इसके अगल बगल दोनों संख्याओं से ये क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पे जो संख्या आप लिखेंगे वो भी क्या होनी चाहिए, इससे छोटी ही होनी चाहिए। जब जैसे इधर वाला छोटा है तो इधर वाला भी इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान में रखना होगा कि इस कोष्ठ में जो आप संख्या लिखेंगे वो इस संख्या से भी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगल वाला कोष्ठ जो है एक महाकोष्ठ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लिया जाए कि हम 7500 लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, 5346 से बड़ा हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 950 लिख देते हैं, तो 7500 950 से भी बड़ा हो गया। अतः ये क्या हो गया, एक महाकोष्ठ होगा, क्योंकि इसके दोनों ही साइड में इससे छोटी संख्याएं हैं। अब इस पे ध्यान दें, इसके एक साइड में तो इससे छोटी संख्या हो गई, इसके दूसरे साइड में भी इससे छोटी ही संख्या होनी चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम 825 ले लेते हैं। चलिए, तो ये भी एक महाकोष्ठ यहाँ पे होगा, क्योंकि इसके अगल बगल भी इससे छोटी संख्याएं हैं। यहाँ पे हम ऐसी कोई दो संख्या ले सकते हैं जो महाकोष्ठ ना हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम अगर 600 ले लेते हैं, तो देखिए ये महाकोष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एक साइड तो इससे छोटा है लेकिन दूसरे साइड इससे बड़ा है ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों संख्याओं से नॉर्मली क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ताकि वो भी महाकोष्ठ ना हो। तो यहाँ पे हम मान लिया जाए 540 लिख देते हैं, तो यह भी एक महाकोष्ठ नहीं होगा, क्योंकि इसके दोनों ही साइड इससे बड़ी संख्या है। अच्छा, अब यहाँ पे 9635, तो हमें इस साइड जो है इससे ऑब्वियसली इससे बड़ी संख्या लेनी होगी, जो 4 अंकों की होनी चाहिए, और ताकि ये जो संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे वो एक महाकोष्ठ हो। तो इसके लिए उसको जो है 9635 से बड़ा होना चाहिए। 9635 से बड़ा कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 9999 लिख देते हैं। तो इस प्रकार आप इस सारणी को भर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 7500 ही लिखा जाए, आप अपनी समझ से भी आप कोई दूसरी संख्या लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि वो संख्या इतना से बड़ी होनी चाहिए, और एज वेल एज इस संख्या से भी वो बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी कि वो इससे छोटी हो, इससे छोटी हो, क्योंकि ये एक महाकोष्ठ है। तो इससे छोटी यहाँ पे संख्या हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हों। बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितने कोष्ठ दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोष्ठ हैं। तो 9 कोष्ठ हैं, तो यहाँ पे अधिकतम जो है आप 5 कोष्ठ को महाकोष्ठ बना सकते हैं। क्यों 5 कोष्ठ बना सकते हैं अधिकतम, इसका जो उत्तर है आने वाले प्रश्नों में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसे इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि जो है यहाँ पे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हों, और हम जो यहाँ पे कोष्ठों में जो संख्याएं अंकित करेंगे वो 100 से लेके 1000 के बीच होनी चाहिए। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 999, यहाँ पे लिख लेते हैं 620, यहाँ पे लिख लेते हैं 850। चलिए, और यहाँ पे लिख लेते हैं मान लिया जाए 240। हम इस प्रकार लिख रहे हैं, जैसे देखिए इसको हमें महाकोष्ठ बनाना था, तो हमने इसके बगल की संख्या को क्या किया है, इससे छोटा लिखा है, और फिर इसके बगल की संख्या को हम महाकोष्ठ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या को लिखें 850, जिससे पहले की संख्या 620 है और बाद की संख्या भी इससे छोटी 240। अब हम इस कोष्ठ को फिर से महाकोष्ठ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जो 240 से भी बड़ा हो, और इसके बाद जो कोष्ठ लिखेंगे इसमें भी जो संख्या लिखेंगे हम उससे भी ये संख्या बड़ा हो। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 760 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया जाए, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 590 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक महाकोष्ठ बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले है 240, इसके बाद है 590, और दोनों ही 760 से क्या है, छोटी संख्या है।
अब हम यहाँ पे फिर एक महाकोष्ठ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि हम ले लेते हैं 758 ले लेते हैं। चलिए 758 ले लिए, और यहाँ पे भी एक ऐसी संख्या लेना है जो हमारा 758 से क्या हो, छोटा हो। मान लिया जाए यहाँ पे हम 430 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी आपका एक महाकोष्ठ हो जाएगा, क्योंकि इसके अगल बगल दोनों ही कोष्ठों की जो संख्या है वो छोटी है इससे। अंत वाले संख्या को भी हम महाकोष्ठ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कोई ऐसी संख्या लिख देंगे जो 430 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि हम 680 लिख देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, 430 से बड़ा है, इसके दाएं साइड में संख्या ही नहीं, तो इसके बाएं साइड वाला को ही देखा जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हमने इस तालिका को कर लिया है पूरा। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठ हैं। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 महाकोष्ठ जो है हमने यहाँ पे बनाए हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव हैं। अलग अलग संख्या लेनी है आपको। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो? ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। चलिए बच्चों, तो इसे भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें जो है ध्यान से देखें, नोट कर लें, रिवाइज़ करके देखें, स्क्रीनशॉट लें और बार बार देखें और समझें। सबसे पहले हम 2 संख्याओं के लिए महाकोष्ठ देखते हैं। आप पहले इस सारणी को देखिए। जब हम 2 संख्या लेंगे तो दोनों में से कोई एक ही संख्या बड़ी होगी। तो इस प्रकार 2 संख्याओं के लिए जो है मैक्सिमम एक महाकोष्ठ हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे एक फार्मूला इस तरह से जनरेट हो सकता है कि जब संख्याओं की संख्या n है तो उसमें 2 से भाग दीजिए, यानी कि 2 में 2 से जब आप भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार जब 3 संख्याओं के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 3 संख्याओं में से मैक्सिमम कितने महाकोष्ठ हो सकते हैं? 2 महाकोष्ठ हो सकते हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है n+1/2, यानी कि 3 है तो 3 में 1 बढ़ा दीजिए, 4/2 कर दीजिए तो 2 आता है। मतलब विषम संख्याओं के लिए जो है हम इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। n+1/2, अगर विषम संख्या 3 है यहाँ पे तो 3 में 1 जोड़ दिया, 4/2 बराबर 2। इसी प्रकार एक सम संख्या 4 लेते हैं। 4 संख्याओं के लिए जो है कितने महाकोष्ठ हो सकते हैं? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, कैसे भी आप अरेंज कर लें, इसमें मैक्सिमम 2 ही महाकोष्ठ संभव है। तो इस प्रकार जो है हम देख रहे हैं कि सम संख्याओं में ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है n/2, यानी कि यहाँ पे 4 है n, तो 4/2 बराबर 2 होगा। इसी प्रकार जब हम 5 संख्या लेते हैं तो 5 संख्या चूँकि विषम संख्या होगी, तो यहाँ पे ये फार्मूला काम करता है n+1/2। यहाँ पे 5 है तो 5 + 1/2 बराबर 6/2 बराबर 3 होगा। इस प्रकार जो है हमें यह पैटर्न प्राप्त होता है। यदि दी हुई संख्याओं की संख्या सम होती है, जैसे 2 होता है, 4 हो या 6 हो, तो अधिकतम संभव महाकोष्ठों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वह सम संख्या भागा 2 अर्थात n/2 होती है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लिया जाए कि 10 संख्याओं के लिए महाकोष्ठों की अधिकतम संख्या निकालनी है, तो 10 एक सम संख्या है, तो क्या होगा n/2, यानी कि 10/2। n की जगह क्या होगा 10, 10/2 बराबर क्या होगा 5, 2 1 2, 2 5 10 कट जाएगा। इसी प्रकार यदि दी हुई संख्याओं की संख्या विषम हो, जैसे 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो, तो अधिकतम संभव महाकोष्ठों की जो संख्या होगी वो होगी वह विषम संख्या + 1 भागा 2 अर्थात n+1/2 होती है। एग्जाम्पल मान लिया जाए कि 9 संख्याओं के लिए महाकोष्ठों की अधिकतम संख्या निकालनी है, तो n+1, यहाँ पे n की जगह पे 9 होगा, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2 बराबर 5 ही होगा। ठीक है। और आगे हम आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 58 में, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं
कि उनमें कोई महाकोष्ठ ना हो, क्यों या क्यों नहीं? तो बच्चों हम इसके उत्तर में लिखेंगे, बिना संख्याओं को दोहराए और बिना महाकोष्ठ के तालिका को भरना संभव नहीं है। भले ही संख्याएं अलग अलग हों, लेकिन भरने पर कम से कम एक महाकोष्ठ की ओर ले जाएगी, क्योंकि कुछ संख्याएं सीधे उनके बगल की संख्याओं से बड़ी होगी। आप कोई भी ऐसा तालिका नहीं भर पाएंगे जिसमें कोई महाकोष्ठ ना हो। और प्रश्न संख्या 7 है, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठक हमेशा महाकोष्ठक होगा? और प्रश्न संख्या 7 है, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? तो इसका जवाब लिखिए हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सदैव किसी भी संख्या से बड़ी होगी। और इसी में एक और प्रश्न है कि क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है? क्यों या क्यों नहीं? तो इसका जवाब हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या शेष संख्याओं में से किसी से भी बड़ी नहीं हो सकती, अतः वह महाकोष्ठ होगी ही नहीं। और अब हम प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। तो बच्चों आप इसके उत्तर में इस तरह से संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही संख्या लिखें, आप अपने हिसाब से भी कोई दूसरी संख्या लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि इस सारणी में ऐसे अरेंज करना है आपको कि जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो सारणी की, वो महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2200, 7000, 7500, 8000, 6800 और 3000, इस तरह से हमने संख्याओं को व्यवस्थित किया है। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आप देख पा रहे हैं वो है 8000, और 8000 को यहाँ पे रखा गया। इसके अगल बगल जो दोनों संख्याएं हैं, इसकी जो संलग्न कोष्ठ हैं वो दोनों ही इससे छोटी हैं। 8000 से छोटा है 7500 और यहाँ पे है 6800। तो इस प्रकार यहाँ पे 8000 क्या होगा? महाकोष्ठ होगा। इस तालिका में अगर दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वो है 7500। 7500 जो है वो एक महाकोष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके एक तरफ तो बाईं तरफ 7000 है, उससे छोटी संख्या है, लेकिन दूसरी तरफ जो है उससे बड़ी संख्या है 8000। इस तरह से जो है यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी संख्या 7500 होते हुए भी एक महाकोष्ठ नहीं है। तो आप इस तरह से अरेंज करिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके बगल में आपको जो है दूसरी सबसे बड़ी संख्या को इस प्रकार रखना होगा कि उसके एक साइड में वो दूसरी बड़ी संख्या हो और दूसरे साइड में कोई और संख्या हो, और उस दूसरी बड़ी संख्या के पहले उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? बच्चों हमें एक ऐसी सारणी बनानी है जिसमें जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो वो महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए और दूसरी जो सबसे छोटी संख्या है वो महाकोष्ठ होनी चाहिए। तो मान लिया जाए कि हमने जो है संख्याओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 500, ठीक है। और इस प्रकार जो है दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है, आप देखेंगे ध्यान से तो 400 है, और 400 का हमने इस प्रकार से लिखा है कि इसके एक तरफ जो है उससे बड़ी संख्या को रख दिया है। तो इस प्रकार ये महाकोष्ठ नहीं बन पाएगा। इसके बाईं तरफ तो 350 है जो इससे छोटी संख्या है, लेकिन इसके दाईं तरफ हमने इससे एक बड़ी संख्या को रख दिया है जो ठीक इससे बड़ी संख्या होगी इस सारणी में, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमें कहा गया था कि जो दूसरी सबसे छोटी संख्या हो इस सारणी की वो महाकोष्ठ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 200 है ना, और 200 से जो बड़ी है इस सारणी में वो है 250। ये दूसरी सबसे छोटी संख्या है ना। तो 250 को हमने इस प्रकार व्यवस्थित किया कि इसके बगल में जो इससे छोटी वाली संख्या को रख दिया है, तो ये तो महाकोष्ठ हो जाएगा, है ना।
और जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी वो महाकोष्ठ नहीं हो रहा है। तो इसको इस तरह से आप अगर अरेंज करते हैं बुद्धि लगा के, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि ये संभव भी है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या को हमने महाकोष्ठ नहीं बनने दिया, और जो दूसरी सबसे छोटी संख्या थी हमने उसको इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वो एक महाकोष्ठ बन गया। प्रश्न संख्या 10 है, इस पहेली को अन्य रूप में बनाइए और अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को चैलेंज कीजिए, चुनौती दीजिए। तो आपकी सहायता के लिए हमने यहाँ पे एक पहेली बना दिया है। आप अपनी पहेली इस प्रकार बना सकते हैं। एक तालिका इस प्रकार भरें कि सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या एक महाकोष्ठ हो। चलिए, तो इस तालिका को कैसे भरेंगे इसके लिए भी हमने यहाँ पे एक तालिका को भर के दिखा दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तालिका में कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं, 6 कोष्ठ हैं, और इस तालिका में सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 1000, दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 900, और वहीं सबसे छोटी संख्या की बात करें तो है 100, और दूसरी सबसे छोटी संख्या है 200। इन्हें आपको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है 1000 वो एक महाकोष्ठ हो। तो इसके बगल में हमने इससे एक छोटी संख्या डाल दी, तो ये महाकोष्ठ हो गया। अब यहाँ पे जो हमने एक संख्या लिखी है 900, जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, इसके दोनों ही साइड में इससे छोटी संख्याओं को लिख दिया है, तो ये भी एक महाकोष्ठ होगा। और 200 को हमने ऐसी जगह पे लिखा है कि इससे पहले की जो संख्या है वो उससे छोटी है, और ये दूसरी सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार ये भी एक महाकोष्ठ है। तो इस प्रकार आप जो है एक नया पहेली बना सकते हैं। और इसी पृष्ठ में आगे है, आइए इस महाकोष्ठ वाले क्रियाकलाप को और अधिक पंक्तियों के साथ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो तालिका देखी, जो सारणी देखी, वो एक ही पंक्तियों वाला था। आगे मल्टीपल पंक्तियों वाली जो है सारणी आ रही है, आप इसे ध्यान से देखें। दी गई सारणियों में समीपवर्ती कोष्ठ वे हैं जो एकदम बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे होंगे, लेकिन जो नियम है वही रहेंगे। एक कोष्ठ महाकोष्ठ होगा यदि उसमें अंकित संख्या उसके समीपवर्ती, यानी कि उससे ऊपर, उससे नीचे, उससे दाएं और उससे बाएं वाले कोष्ठों में अंकित संख्या से बड़ी हो। सारणी 1 में संख्या 8632, इसके सभी समीपवर्ती की बात करें तो इसके बाईं तरफ है 4580, इसके दाईं तरफ है 8280, इसके ऊपर है 4795 और इसके नीचे है 1944। और ये चारों ही संख्याएं जो हैं इससे क्या है, छोटी हैं। अतः ये जो संख्या है 8632 क्या होगा, एक महाकोष्ठ होगा। इसी प्रकार आप इसमें से कोई और अन्य संख्या को भी आप देख सकते हैं। मान लिया जाए 9870 को आप देखिए, तो इसके नीचे की संख्या क्या है, इससे छोटी है 9230। इसके बाईं तरफ की जो संख्या है 7350, इससे छोटी है। इसके दाईं ओर कोई संख्या है नहीं, इसके ऊपर भी कोई संख्या है नहीं, तो इसके बाएं और नीचे की तरफ संख्याएं थी और ये दोनों जो है इससे छोटी है, अतः ये भी क्या होगा, महाकोष्ठ होगा। इसी प्रकार 6034 को आप देखिए, इसके ऊपर की जो संख्या है 3446, ये इससे छोटी है। और इसी प्रकार 5805 जो इसके बाईं ओर स्थित है, ये भी 6034 से छोटी है, अतः 6034 भी यहाँ पे एक महाकोष्ठ होगा। वहीं आप 7500 को भी देख सकते हैं। इसके दाएं तरफ है 7350 जो 7500 से छोटा है। 2430 है जो इसके बाईं तरफ है, ये भी इससे छोटा है। इसके नीचे है 4795 जो कि 7500 से छोटा ही है। तो इस प्रकार 7500 एक महाकोष्ठ होगा, क्योंकि इसके ऊपर का कोई कोष्ठ दिया नहीं गया तो कंसीडर नहीं होगा। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1, 0, 6, 3 और 9 अंकों का किसी भी क्रम में प्रयोग करके 5 अंकों की संख्याएं बनाइए। आपको इन्हीं 5 अंकों का उपयोग करना है और सारणी 2 को पूरा कीजिए। केवल रंगीन कोष्ठ में समीपवर्ती कोष्ठों की संख्याओं से बड़ी होनी चाहिए। ये जो रंगीन ब्लैंक छोड़ दिया गया है, यहाँ पे आपको एक ऐसी संख्या चुननी है
जो कि इन 5 अंकों से बनी हो और वो अपने अगल बगल दाएं बाएं और ऊपर नीचे की कोष्ठों से क्या हो, बड़ी होनी चाहिए, ताकि वो महाकोष्ठ बने। और उसके बाद कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे, जिसके उत्तर आपको सारणी देख के देना है। चलिए मान लिया जाए यहाँ पे दिया है 96,301, तो यहाँ पे हम बना देते हैं 96,310, इसी को उल्टा कर दीजिए 96,310। हमें जो है यही 5 अंक लेना है, 10639, देखिए 10639, वही सारी संख्याएं हैं, खाली इसको उल्टा पुल्टा करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 96,301 है, तो इससे बड़ा संख्या यहाँ पे होना चाहिए था, तो 310 301 से तो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे 96,310 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे वो 96,310 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि लिख देते हैं 93,610, चलेगा। ये 93,000 है, ये 96,000 है, ठीक है ना, तो ये तो बड़ा ही होगा। तो ये अपने दाएं तरफ से भी बड़ा हो गया, नीचे से भी बड़ा हो गया, तो ये एक महाकोष्ठ हो गया। आगे यहाँ पे क्या भरें, देखिए यहाँ पे है 19,306 है, इससे बड़ी संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे 36,109 है, इससे भी बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या ले लें, 3, और 3 के बाद अगर 9 लिख देते हैं तो 39 हो जाएगा, जो 36 से भी बड़ा है, 19 से भी बड़ा हो जाएगा। 39,610 लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए 39,610, इसमें भी वही 5 अंक का उपयोग है। तो इस प्रकार देखिएगा कि इससे नीचे की संख्या इससे छोटी हो गई और इसके बाएं साइड की भी संख्या इससे क्या हो गई, छोटी हो गई। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी 60,319 है, इसके ऊपर का संख्या इससे छोटा है, इसके नीचे का संख्या भी उससे क्या है, छोटा ही है। ये 60,193 है, तो 193 319 से तो छोटा ही ना होगा। इसके बाएं तरफ भी क्या है, 13,609 है, और दाएं तरफ है 19,306। तो चारों तरफ की संख्या जो है इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों इससे छोटा ही है, तो ये ऑलरेडी कोई दिक्कत है नहीं। अब हम इस संख्या को लेते हैं 10,963, इसके हमको दाएं बाएं संख्या लिखना होगा और ऊपर संख्या लिखना होगा जो इससे छोटा हो, और साथ ही साथ उसमें हमको 1, 0, 6, 3 और 9 का ही उपयोग करना है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर लिख देते हैं 10,639, 10,639, 3 को पहले लिख दिए, 9 को ऊपर कर दिए, तो 900 से 600 क्या हो गया, छोटा ही हो गया। इस साइड में हम लिख लेते हैं 10,963 है ना, तो 936 कर देते हैं, 936, तो 936 भी 963 से क्या हो गया, छोटे हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10,000 ही रहने देते हैं और 396 कर देते हैं, 10,000 ही रहने देते हैं और लिख लेते हैं 369, 10,369। चारों तरफ जो है इसका देखिए 10,000 रहने दिए, कल यहाँ 900 था, यहाँ 600 कर दिए, 639, यहाँ 963 कर, यहाँ 936 कर दिए और यहाँ पे 369 कर दिए। तो तीनों तरफ जो है इसके ऊपर नीचे तो ये नहीं है, दाएं बाएं तीनों क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, तो ये हो गया महाकोष्ठ। यहाँ पे आप कोई भी एक संख्या बीच का जो है भर सकते हैं, जिसमें आप 10639 का उपयोग करें। तो मान लिया जाए यहाँ हम 93,610 लिखल है ना, तो 601 भर दीजिए, ये नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब एक और महाकोष्ठ को हमको बनाना है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 10,936 है, इससे बड़ा ही संख्या यहाँ पे लिखना होगा। और तो मान लेते हैं यहाँ पे 3 को अगर पहले लिखा जाए तो कितना बन जाएगा, 3 1 31,906 ले लेते हैं। चलिए 31,906 यह भी संख्या बन सकती है, इसमें भी 3,1,906 का इस्तेमाल किए हैं, तो इससे ये छोटी हो गई बाएं वाली संख्या। अब इसके ऊपर एक संख्या बनाना है जो 31,906 से क्या हो, बड़ा हो। तो इसके ऊपर एक संख्या बनाना है अब जो 31,906 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे भी 3 रहने देते हैं पहले और 0 को पहले लेते हैं, तो 30 हो जाएगा, 30,196 कर देते हैं। चलिए 30,196। तो इस प्रकार ये तालिका को आप भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आप भरें, आप इसके अतिरिक्त भी कोई और संख्या इसको उल्टा पुल्टा करके डाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो हरा रंग वाला जो संख्या है, इसमें आप जो संख्या लिखेंगे इसके अगल बगल जो दाएं बाएं
या ऊपर नीचे संख्या हो वो उससे छोटी होनी चाहिए और वो संख्या 1, 0, 6, 3 और 9 की सहायता से ही बनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रहे हैं कि सारणी में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे देखिए कि जब इन अंकों के उपयोग से आप संख्या बनाइएगा तो सबसे बड़ी संख्या आपकी बननी चाहिए जो इसको उल्टा क्रम हो जाएगा 9, 6, 3, 1, 0। 9, 6, 3, 1, 0 अगर आप इसमें होना भी चाहिए वो संख्या। तो देखिए हमने लिखा ही था कहीं पे 96,310 यहाँ पे है, ये जो है सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखिए 0 इसमें सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 0 से हम 5 अंक की संख्या शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो 4 अंक का संख्या हो जाएगा। तो 0 के बाद सबसे छोटा कौन है, 1 है। तो 1 को पहले लेंगे, उसके बाद 0 को डाल दीजिए, फिर 3, 6, 9, 10,369 यहाँ पे हम लिखे थे 10,369। ये जो है इस तालिका की सबसे छोटी संख्या होगी। अगला प्रश्न है सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या खाली स्थान है। 50,000 से बड़ा होना चाहिए। 50,000 से बड़ा तो इसमें बहुत सारा संख्या है, 96,310, 93,610, 93,601, 96,301 है ना, और 60,193, 60,339, ये सब जो है 50,000 से बड़ी संख्या है। लेकिन बोलता है 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 96, 96, 96, 93, 96, 60,000 यहाँ पे दिखा जो 50,000 से बड़ा है। तो 60,319 है यहाँ पे है 60,193। तो ये 50,000 से बड़ा भी है और सबसे छोटा भी कहलाएगा। तो 60,193 यहाँ पे जो है सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा 60,193। आगे कहता है दी गई सारणी को पूरा भरकर 1000 के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाइए। तो हम लोग ऑलरेडी अल्प विराम लगा ही चुके हैं, कॉमा लगा ही चुके हैं। तो यहाँ पे अल्प विराम हम लोग लगा ही चुके हैं, है ना, तो रहने देते हैं। और इस तरह से बच्चों आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया, मज़ा आया, तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले के वीडियो लेसन देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां जाकर आप इससे पहले के सभी वीडियो लेसन्स को देख सकते हैं। क्लास 6 के भी, क्लास 7 और क्लास 8 के भी, मैथ के साथ साथ विज्ञान के भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं।